हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज चैप्टर नंबर 4 सारणी का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं और पिछले कई दिनों से मैं क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो जो टॉपिक पढ़ा रहा था लेक्चर नंबर 3 में चैप्टर नंबर 4 सारणी, उसमें मैं पढ़ा रहा था सारणियों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो मैंने सारणी के 3 गुणधर्म आपको पढ़ाए थे, एक बार मैं रिमाइंड कर देता हूँ। तो लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर चैप्टर नंबर हमारा 4 ही है ये, चैप्टर नंबर 4 सारणी। एग्जाम में 5 नंबर का आएगा चैप्टर, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले आपको मैंने चैप्टर नंबर 3 पढ़ाया था, आप भी सही सारणी बनता है। इसके लेक्चर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड देखेंगे तो सारणी की स्टार्टिंग आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो उनको पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा ये, ठीक है ना। और जो पहले से पढ़ते आए हैं तो दिक्कत नहीं है, जो अभी अगर जुड़ रहे हैं इससे तो आपको पहले 3 लेक्चर है ना इसके, उनको जरूर देखना। तो लास्ट टॉपिक जो पढ़ा रहा था वो पढ़ा रहा था सारणियों के गुणधर्म। गुणधर्म कभी कभार प्रश्न सिद्ध करने को आता है कि बिना प्रसार किए या बिना विस्तार किए सारणी का मान सिद्ध कीजिए, तो आपको गुणधर्मों का ही प्रयोग करना है। तो देखते हैं आज इसका टॉपिक हमारा जारी है सारणियों के गुणधर्म। पहले इसी पर फोकस रखते हैं, सारणी क्या होता है, क्या उसके उपसारणी, क्या सेगमेंट, कैसे विस्तार करते हैं, ये पहले 3 लेक्चर में आपको क्लियर बता रखा है, ठीक है जी। तो देखते हैं सारणियों के गुणधर्म। तो मैं 3 गुणधर्म आपको पहले ही बता चुका हूं, एक बार उनको रिमाइंड कर देता हूं बस। 3 गुणधर्म मैंने क्या पढ़ाए थे हिंदी में, या पूरी इसकी थ्योरी तो मैं लिखा रखी है लेक्चर नंबर 3 में, मैं आपको रिमाइंड कराता हूं एक बार। तो पहला गुणधर्म मैंने यह बताया था कि यदि किसी सारणी की पंक्ति तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय किया जाए, समझना, यदि किसी सारणी की पंक्ति तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय किया जाए, मतलब पंक्तियों को स्तंभ बना दिया जाए या ऐसे समझ लो स्तंभों को पंक्तियां पंक्ति बना दिया जाए, तो जो सारणी का जो मान आएगा ना उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। जैसे हिंदी में लिख रहा है, इसकी लिखा रखी है, जैसे ये कोई सारणी है, ऐसे ये इसकी पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, ऐसे तीसरी पंक्ति, ये सब को जानते हैं। ये कोई सारणी है, इसका मान कुछ भी है, मान लो 40 है, 50 है या कोई व्यंजक है, तो अगर मैं इसकी पंक्तियों को स्तंभ बना दूं, जैसे A1 B1 C1 पहली पंक्ति, इसको पहला स्तंभ बना दूं ऐसे, ये दूसरी पंक्ति, इसको दूसरा स्तंभ बना दूं ऐसे, ऐसे तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बना दूं, ये देखिए। तो इस सारणी का मान इस सारणी का मान समान ही रहेगा। ये पहला गुणधर्म था। विद एग्जांपल मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में बता रखा, एक बार उस लेक्चर को देखिए। तो पहले 3 लेक्चर ज्यादा बड़े नहीं है, उनको 1-1.5-2 घंटे के अंदर देखोगे तो सारा चैप्टर क्लियर होता चलेगा, ठीक। दूसरा गुणधर्म मैंने पढ़ाया था कि यदि किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्ति अथवा स्तंभों का आपस में बदल दिया जाए, किन्हीं दो पंक्ति, कोई सी दो पंक्ति ले लो या कोई से दो स्तंभ, अगर उनको आपस में बदल दोगे, परस्पर उनका विनिमय कर दोगे, तो क्या होगा, सारणी का संख्यात्मक मान तो वही रहेगा किंतु उसका चिन्ह बदल जाएगा। जैसे अगर पहली सारणी का मान 40 है तो दूसरी सारणी का मान 40 तो आएगा, लेकिन प्लस का नहीं आएगा, क्या आएगा, माइनस का। ये मैंने सेकंड गुणधर्म पढ़ाया था। जैसे ये कोई भी सारणी है, ये देखिए, ये कोई सारणी है, अगर सपोज करो मैंने इसकी पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति से बदल दिया, ऐसे सिंबल बनाते हैं, मतलब R1 को इंटरचेंज किया है इससे R2 से, R2 को R3 से बदल सकते हो, C1 को C2 से, C2 को C3 से, C1 किन्हीं दो पंक्ति अथवा स्तंभों को अगर आप बदलते हो तो सारणी का संख्यात्मक मान तो यही आएगा, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो जैसे आपने R1 को R2 से बदला तो R2 की जगह R1 आ जाएगा, R1 की जगह R2 आ जाएगा, ऐसे। ये देखिए, तो ये चीजें मैं आपको बता रखी है, इसीलिए मैं थोड़ा इनको फास्टली करा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इस सारणी का मान 40 है तो इसका मान -40 आएगा, और माइनस बाहर लगाओ तो +40 बनेगा, ऐसे समझ लो। तीसरा जो गुणधर्म बताया था, ये इंपॉर्टेंट
कि अगर किसी सारणी की कोई दो पंक्ति अथवा स्तंभ समान हो जाए, सारणी की कोई दो पंक्ति अथवा स्तंभ समान हो जाए या कोई दो पंक्ति अथवा स्तंभों के अवयव सर्वसम हो जाए, सर्वसम का मतलब वो कॉमन फैक्टर बन जाए, जैसे मान लो पहली पंक्ति 1 2 3 है, दूसरी 2 4 6 है, ऐसा भी बन जाए, लेकिन वो आगे जाके समझ में आएगा। फिलहाल तो इतना समझ के चलिए कि यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्ति अथवा स्तंभ समान हो तो सारणी का मान 0 होता है। आपको इसका प्रसार करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये इंपोर्टेंट गुणधर्म था, इसके ऊपर सवाल आते हैं, लिख के देता है सारणी का मान 0 सिद्ध करो बिना प्रसार किए, तो केवल गुणधर्म लगाना है। और कैसे लगाना है, क्योंकि कोई दो पंक्ति अथवा स्तंभों को समान लगाना। तो क्या कहता है ये गुणधर्म कि सारणी की कोई दो पंक्ति अथवा स्तंभ समान हो तो सारणी का मान 0 होता है। जैसे सपोज करो मैंने ऐसे लिख दिया A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A1 B1 C1, तो मुझे इसका विस्तार करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति समान है, तो इसका मान कितना आने वाला है 0। कारण आप लिखेंगे क्योंकि R1 बराबर टाइप है R2। समझ में आ रही होगी ये बात। आप चाहे तो विस्तार करना, चाहे विस्तार मत करना, आप डायरेक्ट लिख देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक, तो ये 3 गुणधर्म मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा। अब देखिए इसका गुणधर्म नंबर 4। आगे पीछे भी हो सकते हैं, पहले सिस्टम से ले रहे हैं। तो चौथा गुणधर्म देखते हैं। चौथा गुणधर्म ये कहता है कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में एक शून्यतर अदिश राशि k का गुणा कर दिया जाए तो सारणी का मान भी k गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? k गुना। तो गुणधर्म नंबर 4 आपको समझा रहे क्या है। यदि किसी सारणी, विद एग्जांपल समझेंगे, टेंशन नहीं लेना। यदि किसी सारणी देखो यहां से बहुत सारी बातें समझ में आएंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है ना। यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ, ऐसे लिखो अथवा स्तंभ में किसी शून्यतर अदिश राशि ठीक है ना, 0 नहीं हो, वो अगर सारणी को 0 पे गुणा कर दोगे किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में तो सारणी का मान तो फिर तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में किसी शून्यतर अदिश राशि k का मतलब 0 नहीं है, बस का गुणा कर दिया जाए, तो सारणी का मान भी k गुना, ये बात समझना, k गुना हो जाता है। जैसे आपने पहली पंक्ति में 3 का गुणा कर दिया तो सारणी का मान भी 3 गुना हो जाएगा। तुम कहोगे सर सारी पंक्तियों में होना चाहिए, नहीं, आप ही नहीं है ये सारणी के किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ में गुणा कर दोगे किसी कांस्टेंट का तो सारणी का मान उतना ही गुना हो जाएगा। जैसे ये कोई सारणी है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। जैसे मान लो इसका मान मान लो 50 है, अगर मैंने पहली पंक्ति में 2 का गुणा कर दिया तो 50 नहीं आएगा, 100 हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे मैंने R1 में सपोज करो k का गुणा कर दिया, ये देखिए, तो सारणी का मान भी k गुना हो जाएगा। अभी आपको अटपटा सा लग रहा है, लेकिन अटपटा नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है ना। ये मतलब जैसे मैं ये कह रहा हूं, सब जैसे देखो ये दोनों सारणी बराबर है, तो दोनों बराबर है। अब मान लो इस सारणी का मान बराबर है, अगर मैंने इसमें अगर मान लो 4 का गुणा कर दिया पहली पंक्ति में तो पूरा मान भी 4 गुना हो जाएगा। जैसे मान लो इस सारणी का मान 100 है, आपने 4 का गुणा कर दिया पहली पंक्ति में तो 400 हो जाएगा, 4 गुना। ये देखिए जैसे आपने k का गुणा किया है तो सारणी का मान भी k गुना हो जाएगा। एग्जाम्पल दे देंगे तब आपको समझ में आएगा। चल एग्जाम्पल से समझें।
-1 2 1 जी से ये। अब इसका मान निकालो आप किसी के सापेक्ष बोल लो, r1 के सापेक्ष विस्तार कर लीजिए आप, ठीक है ना। प्लस माइनस प्लस चिन्हों का ध्यान रखते हैं, कैसे बोलते हैं लेक्चर फर्स्ट सेकंड थर्ड में यही काम हुए। तो क्या हुआ, पहली पंक्ति हटेगी, पहला स्तंभ 1 का गुणा 1 से बनाएगा, -2 का गुणा 0 से 0 रहेगा, -2 के लिए ये हटेगा, ये हटेगा, 3 का गुणा 1 से 3 आएगा, -1 का गुणा 0 से होगा 0 आएगा। क्या आता है, जैसे इसके लिए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसके लिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, समझ में आ रहा। प्लस माइनस प्लस 3 के लिए ये हटेगा, ये हटेगा, 3 दूनी 6, माइनस 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 का आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ऊपर का गुणा नीचे, माइनस नीचे का गुणा ऊपर, तो 3 दूनी 6, माइनस माइनस 1 आएगा, प्लस 1 हो गया। कितना आया 1, 2 दिया 6, 6 और 1 7 दिया 21, 21 और 1 22 में से 6 गए। तो इस सारे का मान फिक्स है साहब 16। ऐसा नहीं है r1 के सापेक्ष विस्तार किया तो 16 आएगा, c1 के सापेक्ष करेंगे तो कुछ और आएगा, 16 ही रहेगा, इस सारे का मान फिक्स है। अब मैंने क्या किया, इस सारे में मैंने एक नई सारे ली, और वो कैसे ली कि इसके r1 में मैंने 4 का गुणा करके लिखा, 4 का गुणा कर दिया, ये बाकी किसी में कुछ नहीं किया, देखना समझना बात को। तो इसकी पहली पंक्ति में 4 का गुणा कर दिया, तो इस साइड का मान 100% इसका 4 गुना ही हो जाएगा, मतलब 64 आएगा, आपकी बात कंफर्म है ये बात, ठीक है ना। तो इसको सरल करके देखिए, एक बार देखिए, अभी समझ में आएगा। 4 8 12 3 1 0 -1 2। आप तो विस्तार कीजिए, इसका किसी के सापेक्ष कर लीजिए, r1 के सापेक्ष नहीं कर दो आप, प्लस माइनस प्लस, ये हटेगा, ये हटेगा, 1 -0, -7 के लिए ये हटेगा, ये हटेगा, 3 -0, प्लस 12 के लिए ये हटेगा, ये हटेगा, 6 + 1 क्या आएगा, इसको सरल करेंगे तो आप देखें क्या आएगा, इसको सरल करेंगे तो यहां से देख लीजिए, 4 और 1 4, 8 दिया 24, 6 और 1 7, 12 7 84, 84 में से 34 जाएंगे, 60 और 4 64, जिसको क्या लिख सकते हो 4 गुणा 16, मतलब 4 × डेल्टा, और डेल्टा का मान तो था, समझ में आ रही है। तो मैंने अगर इसमें अगर 4 का गुणा किया पहली पंक्ति में, तो जो रिजल्ट आया ना नई सारे का, उसका मान इसका 4 गुना हो गया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, सारे की किसी भी एक पंक्ति अथवा स्तंभ में अगर किसी शून्येतर राशि का गुणा करते हो 2 5 7 कोई भी, तो सारे का मान भी उतने ही गुना हो जाता है, ठीक है ना। ये तो सारे का गुणधर्म कहता है ऐसा। इसमें एक बात और दिमाग लगाने की है, अगर थोड़ा सा सोचा जाए तो इस गुणधर्म को आप ऐसे भी समझना, कैसे कि यदि किसी सारे की किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ, यदि किसी सारे की किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ में अगर कोई राशि कॉमन है, क्या है कॉमन, तो सारे से बाहर निकल आती है, ये समझ के चलना। इस गुणधर्म को ऐसे भी समझा जा सकता है कि यदि किसी सारे की किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ में अगर कोई राशि कॉमन है, तो उसको सारे से बाहर निकाला जा सकता है, ये बात भी ध्यान रखनी है। फिलहाल ये बात समझ में आ गई, जो मैंने पढ़ाई है, देखिए इसमें नोट करने वाली बात क्या है वो आप ध्यान से समझना। नोट डाल, आप तो नोट्स बना रहे हो, ये सारी बातें लिख लेना इसमें। तो इस गुणधर्म को ऐसे भी, ध्यान से समझना ये बात, ठीक है ना। इस गुणधर्म को ऐसे भी समझा जा सकता है या समझा जाता है कि यदि किसी सारे आपकी बात समझ में आनी चाहिए, तो राइटिंग कोई डिजर्व नहीं करती, राइटिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा समझते चलना, ठीक है ना। नोट्स आप बना, यदि इस गुणधर्म को ऐसे भी समझा जाता है कि यदि किसी सारे की किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ में
कोई राशि, राशि से मतलब कांस्टेंट वैल्यू हो या कोई भी ABC ऐसा भी हो सकता है। कोई राशि उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ इंग्लिश में कहते हैं कॉमन, कॉमन हो तो उसे सारिक से बाहर निकाला जा सकता है, ये तो हमने पढ़ाई था, ये तो बुक की थ्योरी कहती है कि यदि किसी सारिणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में अगर किसी संख्या का शून्यतर राशि का गुणा कर दोगे तो सारिणी का मान उतना ही गुना हो जाएगा। लेकिन आप एक्स्ट्रा बात ये समझ के चलना कि यदि किसी सारिणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में अगर कोई राशि कॉमन है तो उसको सारिणी से आप बाहर निकाल सकते हो। तो बिल्कुल वो तो हो ही रहा है, ठीक। तो इस गुणधर्म को याद करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सवालों में यूज करना है। अब देखिए इसका 5वां गुणधर्म, ये बहुत काम का था। चौथा वाला 5वां देखो, कभी कभार किसी सवाल में लगेगा, बहुत ही तुमको पहला सवाल आ जाएगा और ध्यान करें तो इसका यूज होता है। चौथा और छठा वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां गुणधर्म क्या कहता है, ये 5वां गुणधर्म क्या कहता है कि पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर लिखूंगा कि जैसे तो ये कोई सारिणी है, ठीक है ना, A1 B1 C1 A2 B2 C A3 B3। अब मान लो इसकी किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो राशियों का योगफल, कोई सी पंक्ति ले सकते हो, कोई सा स्तंभ। जैसे मैंने पहला स्तंभ ले लिया, इसमें मान लो λ1 जुड़ रहा है, इसमें मान लो λ2 जुड़ रहा है, इसमें मान लो λ2, ये कोई भी वैल्यू है मुझे नहीं पता। आप ये देख रहे हो यहाँ पे कि इस सारिणी के पहले स्तंभ का प्रत्येक अवयव, देख रहे हो, ये पहले स्तंभ है, इसका प्रत्येक अवयव दो संख्याओं का योगफल है या दो राशियों का योगफल है। पंक्ति में हो सकता है या स्तंभ। तो यदि किसी सारिणी की किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो राशियों का योगफल हो, क्या समझना मैं क्या कह रहा हूं, तो इस सारिणी को इसी कोटि की दो सारणियों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब ये सारिणी कैसी है, 3 पंक्ति है, 3 स्तंभ। तुम कहोगे सर ये दो में ये अरे जुड़ के एक ही संख्या हो जाएगी ना, तो ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, 3 क्रॉस 3 का जो है। तो गुणधर्म ये कहता है कि अगर किसी सारिणी की किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ, किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो राशियों का योगफल हो तो उस सारिणी को उसी कोटि के दो सारणियों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कैसे करेंगे, एक बार तो पहले अवयव को लेकर बना लेंगे सारिणी को, एक बार दूसरे को। पहले अवयव को लेकर बनाओगे तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C। ये देखिए प्लस एक सारिणी दूसरे अवयव को लेकर, ये देखो ये वाला क्या आएगा, λ1 λ2 λ3 B1 B2 B3 और C1 C2 C। समझ में आ गया। तो अगर किसी सारिणी की, यदि किसी सारिणी की, आप नोट कर लेना, यदि किसी सारिणी की किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ, यदि किसी सारिणी की किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो राशियों का योग हो, यदि किसी सारिणी की किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो राशियों का योग हो तो उस सारिणी को उसी कोटि का मतलब 3 क्रॉस 3 है तो 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2 है तो 2 क्रॉस 2, तो सारिणी को उसी कोटि की
व्यक्त किया जा सकता है। समझ में आ गई? देखो एग्जाम्पल देने से थोड़ा लेंथी वर्क हो जाता है, लेकिन चूंकि ये गुणधर्म इतने इंपॉर्टेंट है तो ये सारे सवाल इन्हीं पर डिपेंड करते हैं। 4.2 का बोर्ड एग्जाम में यही 3 नंबर का सवाल बनता है, ठीक है ना। तो अब इसको मैं एग्जाम्पल देना तो बनता है। देखो जैसे कोई सी सारणी ले लो अपने मन से, जैसे 2 + 3, 3 + 1, 4 + 5, तो यहाँ कुछ भी ले लो 1 0 -3 1 2 4, ठीक है ना। तो इस सारणी का मान जो भी आएगा, इस सारणी का मान जो भी आएगा, उस सारणी को इस सारणी को इसी कोटि के 2 सारणियों के योग के रूप में हम लिख सकते हैं। देखिए तो कैसे, पहला अवयव लेकर 2 3 4 आवाज आप नहीं आएगी, आवाज आप नहीं आएगी। तो इस सारणी को इसी कोटि के 2 सारणियों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है ना। तो एक सारणी को पहला अवयव लेकर बना लो, देखो 0 1 2 प्लस एक सारणी दूसरा अवयव लेकर बना लो 3 1 5, इनको ऐसे बना लो 1 -3 2 0 1 4 0 1। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को दोनों का रिजल्ट सेम आएगा 100% बात, ठीक है ना। अब 2 और 3 का कितना होता है 5, 3 और 1 कितना होता है 4, 4 और 5 कितना होता है 9। तो देखो इसको सॉल्व कर लो, तो LHS को सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। R1 के साथ में विस्तार कर दिया, तभी आपको समझ में आएगा, रिजल्ट सेम आएगा। इसका मान इन दोनों को योग करोगे तो सेम आएगा। तो देखो करो, 2 और 3 तो 5 ही होता है ना, प्लस माइनस प्लस 5 के लिए R1 के साथ एक विस्तार कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है ना। मतलब इसका मान मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसका मान कितना आएगा और इन दोनों को हल करने को जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, सेम आएगा, तभी आप देखोगे। तो करो, इसके लिए ये हटेगा, माइनस के बाद है -3 -12 2 1 प्लस -1 के लिए ये हटेगा 4 चौके 16 -9 प्लस 4 चौके 16 -9 प्लस माइनस प्लस 0 के लिए, अब 0 के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 0 का मान होगा 0 ही रहेगा। 12 और 2 14, 14 पर 70, 16 में से 9 गए 7 माइनस के 7, ठीक है ना। क्या आया -77 आया इसका मान। अब इन दोनों को हल करके देखो और सरल करके देखो क्या इतना आता है। अगर आता है इसका मतलब ये उत्तर हमारा सही है। तो RHS को सॉल्व कर रहा हूं मैं। RHS में 2 डिटरमिनेंट है, एक इसको भी बोलना पड़ेगा, इसको भी बोलना पड़ेगा। तो दोनों का R1 के साथ में विस्तार करना हो, आप किसी के भी साथ में कर सकते हो, सारे के मान पर कोई दबाव नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो करें प्लस माइनस प्लस 2 के लिए ये हटेगा -12 -2, ठीक है ना। -1 के लिए ये हटेगा 12 - 4, 3 चौके 12 4 एकम 4, 12 - 4। समझ में आ रहा या, ठीक है ना। पहली अवयव को लेकर बना रहा हूं, दूसरे अवयव देखो प्लस माइनस प्लस 0 के लिए कुछ भी मत करना, 0 ही रहेगा। सरल करो, 12 को 14, 14 गुनी 28, 12 में 4 के 8 माइनस के 8 क्या आया -36 प्लस ये वाला भी सारे चल रहा था, इसको भी यहीं पे सॉल्व कर दो। अरे अलग से तो करें, इसका मान तो ये सब हो ही रहा है, इसका भी सरल करते चलो। क्या आएगा 3 के लिए ये मैंने पहला साइड खोल लिया प्लस दूसरा साइड खोल रहा हूं, ठीक है ना। तो देखो 3 के लिए ये हटेगा -12 -2, -1 के लिए ये हटेगा, ठीक है ना। ये हटेगा 4 - 5 और 0 के लिए तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो क्या आएगा, सरल करते हैं ना, क्या आएगा 12 को 14 14 दिया 42 आएगा माइनस 4 में से क्या जाएगा -1 प्लस का 1 हो गया, और वो तो जरूरी नहीं। इसको सरल करना कितना आएगा 36 42 में से
एक जाएगा, कितना आएगा माइनस में कितना, इसको सरल करोगे कितना आएगा माइनस किस, आपने देखा LHS का मान जितना था उतना ही RHS का। तो ये बात तो फिट बैठती है कि यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो राशियों का योगफल हो, जैसे ये दो राशियों का योग दो राशियों, इस सारणी को दो सारणियों में बना सकते हो। एक सारणी तो पहले अवयव को लेकर इसको ऐसे उतारना है, प्लस एक सारणी दूसरे अवयव को इनको ऐसे उतारना है, ठीक है ना। अब जैसे ये सारणी था, इसका प्रत्येक अवयव दो राशियों का योगफल था, तो एक सारणी को मैंने पहले अवयव को लेकर बना दिया, ये ऐसे, और एक सारणी को मैंने दूसरे को। अब इस सारणी का मान समीकरण दे देगा वो भी -77, और इसका मान निकाला वो भी -77। देखो बोलधर्म ये ट्रू स्टेटमेंट है, सत्य कथन है ये, तो ये बात तो अप्लाई होनी है। हाँ वो बात अलग है कि आप संख्याओं में कोई गड़बड़ी कर जाओ तो रिजल्ट सेम ना दिखा पाओ, लेकिन ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो ये आप समझ में आ रही होगी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की है, ठीक है ना। सवालों में एक आध में अप्लाई होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ये वाला बोलधर्म नहीं लगाओगे तो सारणी को इजी नहीं बना पाओगे और रिजल्ट को प्रूव नहीं कर पाएंगे। अब देखिए इसका मोस्ट हाईलाइट वाला इंपोर्टेंट वाला बोलधर्म नंबर 6, जो कि लगभग हर सवाल में लगता है, ठीक है ना। तुम लोग पहचान कैसे करेंगे लगना है, तो सारणी को इजी बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। अगर आप सारणी को डायरेक्ट बोल दो तो रिजल्ट आएगा, बस आपको कैलकुलेशन करने की आपको क्षमता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए छठा बोलधर्म क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बोलधर्म है ये। जैसे ये कोई सारणी है, कोई भी सारणी, बोलधर्म ये कहता है कि सारणी की किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ में, और ध्यान से सुनना, जैसे तीन पंक्ति है ये, ठीक है ना, ये R1 R2 R3, अरे तीन पंक्ति है भाई ये, और तीन ही इसमें स्तंभ C1 C2 C3। तो वो कहता है सारणी की किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ में, कोई सी पंक्ति ले लो अथवा कोई सा स्तंभ, किसी अन्य पंक्ति को किसी संख्या से गुणा करके जोड़ा अथवा घटाया जाए तो सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या बात तेजी से समझ में यही द्वारा समझते हैं। सारणी की किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ में, जैसे मैंने पहली पंक्ति ली, सारणी की किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ में पहली पंक्ति ले ली, किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ में, तो पंक्ति ले लो तो पंक्ति की बात करना, स्तंभ ले लो तो स्तंभ, ऐसा होगा पंक्ति में स्तंभ जुड़ जाओ, कैसे कैसे जुड़ दोगे। सारणी की किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ में किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ को, ठीक है ना, जैसे पहली पंक्ति ली तो अब ये दोनों पंक्ति बची है, किसी संख्या से गुणा करके जोड़ा अथवा घटाया जाए सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मैंने पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति को लैम्डा का गुणा करके जोड़ दिया, लैम्डा से मतलब मेरा यहाँ कुछ भी हो सकता है 2 3 5, और तीसरी पंक्ति को म्यू का गुणा करके घटा दिया। लेकिन एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा। पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति को मान लो 4 से गुणा करके तो जोड़ा, और तीसरी पंक्ति को मान लो 6 से गुणा करके घटा दिया, तो जो नया सारणी पंक्ति आएगा ना उसका मान भी उतना ही रहेगा जितना इसका। समझ रहे हो, कमाल की बात है ये, ठीक है ना। अब लैम्डा का मान 1 हो सकता है, म्यू का मान 0, अब लैम्डा का मान 1 होगा तो इसका मतलब नहीं, मतलब पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति को जोड़ोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लैम्डा का मान -1 हो सकता है, इसका मान लो म्यू का मान 0 है तो R1 R2 हो जाएगा, इसका मतलब भी कोई रहेगा, सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति को लैम्डा का गुणा करके जोड़ रहा हूं और म्यू का गुणा करके घटा रहा हूं। ये शाब्दिक रूप से बताने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन अब जब एग्जांपल दूंगा तब आपकी समझ में आता रहेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि तीन काम एक साथ करेंगे, पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति को 2 का गुणा करके जोड़ो, ये काम मत करो, सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहली पंक्ति में तीसरी पंक्ति को 4 का गुणा करके जोड़ दो, इसको मत करो भाई, या कोई मान प्लस के 4 कर दो तो भी रिजल्ट सेम रहेगा। कमाल की बात है, ठीक है ना, इसको ध्यान से समझना। तो पहली पंक्ति को देखो, जिसमें संक्रिया लगाती है ये भी ध्यान रखना, उसी पर प्रभाव पड़ता है, बाकी किसी पंक्ति अथवा स्तंभ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, सारणी का मान चेंज होगा ही। तो पहली पंक्ति ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, दूसरी पंक्ति को लैम्डा का गुणा करके जोड़ रहा हूं,
लैम्डा a2, इसको म्यू का बना करके घटा ऐसे इसमें अरे पहली पंक्ति में हो रहा है, इस पंक्ति को तो लैम्डा का बना करके जोड़ रहे हैं, इस पंक्ति को म्यू का बना करके घटा रहे हैं। तो b1 प्लस लैम्डा b2 माइनस के म्यू b3 c1 प्लस लैम्डा c2 माइनस म्यू c। ये पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति को लैम्डा का गुणा करके जोड़ा जा रहा है, तीसरी पंक्ति को म्यू का गुणा करके घटाया जा रहा है। बाकियों को ऐसे करना है a2 b2 c2 a3 b3 c। ये मान बराबर ही रहते हैं। तो पहले तो आप इसकी थ्योरेटिकल बात लिख लो कि यदि किसी सारणी की फिर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति में अथवा स्तंभ, कुछ भी हो सकता है, स्तंभ लेना तो स्तंभ ले सकते। यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ में किसी अन्य पंक्ति या किन्हीं अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ को किसी शून्येतर राशि का गुणा करके जोड़ा अथवा घटाया जाए, जोड़ा अथवा घटाया जाए। तुम कहोगे सर किसी राशि का भाग लगा के कर सकते हैं, अरे वो राशि मतलब 2 की जगह 1 बटे 2 गई तो बाकी लग गया, तो एक तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी राशि का गुणा या भाग करके कह सकते हो, ठीक है ना। जोड़ा अथवा घटाया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है, दोबारा से बोल रहा हूं, यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ में किन्हीं अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ को किसी शून्येतर राशि का गुणा करके जोड़ा अथवा घटाया जाए तो सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखने में डेंजरस लग रहा है, काम इसके लिए। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए किस पढ़ता है, मैं आपको कई एग्जाम्पल लेकर बताऊंगा, ठीक है ना। एक उदाहरण नंबर 6 पर है, उदाहरण नंबर 6 एग्जाम्पल देखिए। कोई सा एक सारणी ले लिया अपने मन से, 2 क्रॉस 2 का लेना चाहो 2 क्रॉस 2 का ले लो, 3 क्रॉस 3 का लेना चाहो 3 क्रॉस 3, ठीक है ना। तो 3 क्रॉस 3 का ले लो, 2 1 0 3 2 5 -1 4 1। ज्यादा कैलकुलेशन वाला मैं इसलिए ले रहा हूं, तो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, दिक्कत आएगी तुम्हें, ठीक है ना। छोटी छोटी संख्या ले लो। देखिए अब आपने इसका मान ज्ञात किया, r1 के सापेक्ष विस्तार कर, r1 के सापेक्ष विस्तार। अब आपकी समझ में आती है, ठीक है ना। फिर मैं प्रथम में अप्लाई करूंगा, सारे का व्यवहार उतना ही रहेगा, ठीक है ना। क्या किया, r1 के सापेक्ष विस्तार प्लस माइनस प्लस, तो बाबा 0 पे लिया है, कुछ और ले सकते हो, कुछ और ले लो, 3 ले लो। अब 0 लेने से फायदा ये होगा कैलकुलेशन कम आती और तो कोई टेंशन नहीं। चलो कुछ नहीं, प्लस माइनस प्लस 2 के लिए ये हटेगा 2 का बना 1 से -4 कर दिया, -1 के लिए ये हटेगा 3 का बना 1 से 3 माइनस -1 का बना 5 से -5 आएगा, क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस 3 के लिए ये हटेगा 3 चौके 12 -2 एकम, क्या आएगा 2 में से 3 जाएंगे माइनस के 18 माइनस के 36, 3 और 5 8 माइनस के 8, 12 में से 2 को 10 दिया 3, सॉल्व करें इसको,
36 और 44 में 30 जाएंगे माइनस के 1.5 का मान कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो इस 1.5 का मान भैया जी फिक्स है कि -14 ही इसका उत्तर है, ठीक है ना। अब अगर आप कोई भी इसमें गुणधर्म लगाते हो, मतलब गुणधर्म नंबर 6 जो ये कहता है कि किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ में किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ को किसी संख्या से गुणा करके जोड़ा अथवा घटाया है, 1.5 के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने मानो ये काम किया कि पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति को मैंने 3 का गुणा करके जोड़ दिया। देखो क्या कर रहा हूं, तीसरी पंक्ति से कुछ नहीं कहा, चाहे तीसरी पंक्ति को भी ले आओ, 3 का गुणा करके जोड़ लो घटा लो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब देखना नई 1.5 जो बन के आएगी ना, उसका मान यही आएगा। कितनी का वैल्यू लाना, पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति को 3 का गुणा करके जोड़ लो। आप चाहे 3 को हटाओ, 1 का गुणा करके जोड़ के कह सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखना जरा इसको क्या आएगा, सारे मान वही आएंगे। देखो मैंने कोई नई 1.5 बन के आएगी। देखो किसमें संक्रिया लगा रहे हो, ऑपरेशन किस पंक्ति में लग रहा है, पहली में, तो पहली पंक्ति की तो चेंज लिखी जाएगी, बाकी दूसरी और तीसरी को तो ऐसे ही हो गया, तो वापस दूसरी में 3 का गुणा कर रहे हो, तो भैया 3 का गुणा करके जोड़ रहे हो, अब पहली पंक्ति में तो जोड़ रहे हो, समझ में आ रहा है। तो चेंज पहली पंक्ति में लिखा जाएगा, दूसरी और तीसरी तो ऐसे ही उतार लो, 3 2 5 -1 4 -1 4। अब करो ये काम, पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति को 3 का गुणा करके जोड़ रहे हो, करो 3 का गुणा, इसमें करना है इसमें जोड़ना है, 3 किया 9 9 तो 11 यार, इसमें इसको 3 का गुणा करके जोड़ना है, करो 3 दूनी 6 1 जोड़ो 7, करो 3 पंजे 15 15 में 3 जोड़ो कितना है, सरल करके देख लो उत्तर यही आएगा 110%, ठीक है ना। करके देखो, R1 के सापेक्ष विस्तार कर लो, किसी के सापेक्ष कर लो, ठीक है ना। 11 के लिए ये हटेगा 2 -5 हो गया 20, ठीक है जी। -7 के लिए ये हटेगा 3 माइनस प्लस के 5 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 18 के लिए ये हटेगा 12 माइनस प्लस हो जाएगा, और अंदर के ब्रैकेट में यही आएंगे, क्योंकि हमने दूसरी तीसरी पंक्ति से कुछ थोड़ी किया है। क्या आएगा, 2 में से 3 जाएगा माइनस में 18 का मान 1 से 18 एकम 18 19 -3 5 और 3 8 8 7 56 12 और 2 14 8 112 हंसने वाली 11 14 14 11 25, ठीक 14 8 112 हंसने वाली 11 सरल करके देखो क्या आता अभी समझ में आएगा। 5 और 3 8 7 56 18 19, सरल करके देखते हैं, ठीक है ना। 8 और 6 14, 5 और 9 14 और 1 15, है ना। 8 और 6 14, 5 और 14 15, 1 और 1 2 -252 प्लस 8 और 6 14 9। हाँ तो देखेंगे इसको, तो यहाँ से देखेंगे जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 254 में से 252 में आएंगे, माइनस के 2 बचेंगे, तो बाबू से डिफर आ रही है, तो कहीं ना कहीं सब मिस्टेक छोड़ दी हमने, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए इसके लिए ये हटेगा 2 - 20, सही है। -1 के लिए ये हटेगा 3 + 15 + 3 के लिए ये हटेगा 12 प्लस के 2 आएगा, ये मिस्टेक हो गई। 12 और 14 42, 36 और 44 में से 42 जाएंगे, माइनस के 2 आएगा, ठीक है ना। एक मिस्टेक थी उसको सुधार कर लिया हमने, ठीक है ना। तो संख्यात्मक जल्दी कर दिया थोड़ा सा, अगर आप आराम से कैलकुलेशन करना कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका उत्तर माइनस के 2 था, माइनस के 14 नहीं, माइनस के 2, ठीक है ना। तो अब संक्रिया जो लगा रहा हूं मैं, गुणधर्म जो लगा रहा हूं छठा, उसका मान कितना आया, -2, समझ में आया। अब कुछ और कार्य करके देखो साहब, ये नहीं और कुछ करो, स्तंभ में लो आप, तो देखो स्तंभ में देखो जो चाहे वो काम कर लो, मतलब किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ में किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ को किसी संख्या से गुणा करके
पहले स्तंभ में दूसरे स्तंभ को 3 से गुणा करके जोड़ रहा हूं और तीसरे स्तंभ को 4 से गुणा करके घटा रहा हूं। बड़ा काम किया। पहले स्तंभ को दूसरे स्तंभ को 3 से गुणा करके जोड़ रहा हूं और तीसरे स्तंभ को 4 से गुणा करके घटा रहा हूं। तो चाहे कि आप 1 1 लिख सकते हो, मतलब पहले स्तंभ में दूसरे स्तंभ को जोड़ रहे हैं, तीसरे घटा रहे हैं, तो 1 1 होगा। किसी भी संख्या का बड़ा आकार तो ही काम कर सकते हो। ये काम मत करो, पहले स्तंभ से तीसरे स्तंभ को 4 का गुणा करके घटा दो। देखो इसको क्या आएगा, उत्तर यही आएगा इसका -2, ठीक है ना। तो सरल करके देखो क्या आएगा, फर्क किसमें पड़ेगा, C1 का। C2 और C2 कैसे कर दीजिए, 1 2 4 3 5 1। अब लगाओ, करो ये काम, कैलकुलेशन को साइड में कर देना आराम से। पहले स्तंभ में दूसरे स्तंभ को 3 का गुणा करके जोड़ रहे हो, तीसरे स्तंभ को 4 का गुणा करके घटा रहे हो। देखो पहला स्तंभ ये है, कैलकुलेशन तो बारीकी से करना है, नहीं मुश्किल हो जाएगी। इसमें इसको 3 का गुणा करना है, गुणा करके जोड़ना है, इसको 4 का गुणा करके घटाना है, मतलब 2 में इसको 3 का गुणा करके जोड़ना है, इसको 4 का गुणा करके घटाना है। अलग से कर लो ना, ये काम कहां दिक्कत है, क्या आएगा 2 + 3 - 12, 2 3 5 12 तो माइनस के साथ आएगा। क्लियर। फिर दोबारा से देखो, अभी तो एक एलिमेंट पर, अब इसका दोबारा से वही पहले स्तंभ में दूसरे स्तंभ को 3 का गुणा करके जोड़ रहा है, इसको घटा रहे हो। तो इसमें इसको 3 का गुणा करके जोड़ रहे हो, इसको 4 का गुणा करके घटा रहे हो। ये काम अलग से करके देख लो ना, 3 दूनी 6 5 चौके 20 9 - 20 माइनस के क्या आ जाएगा, लिख दिया मैंने। इसमें इसको 3 का गुणा करके जोड़, वैसे मैं तो मुंजवानी कर सकता हूं, 3 का गुणा करो, इसको क्या आएगा 12, जोड़ो कितना आएगा 11, इसको 4 का गुणा करके घटाओगे, 11 में 4 के 7 आएगा। तो ये मैंने एक नया स्तंभ बनाया, जिसको कैसे बनाया कि इसमें दूसरे स्तंभ को 3 का गुणा करके जोड़ा है और तीसरे स्तंभ को 4 का गुणा करके घटाया है। कैलकुलेशन नहीं आए आपसे तो अलग से करके देख लेना, लेकिन गलती मत कर देना। जब हमने थोड़ी सी गलती करी थी, एक प्लस माइनस की, सारे का मान चेंज हो गया। सरल करके देखो इसको, अभी इतना ही उत्तर आएगा। कन्फर्म कहता है उधर करो आप, C1 के साथ प्रसार करो, R1 पे ही कर लो, आपको R1 के साथ विस्तार क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस ये हटेगा 2 - 20 माइनस 1 के ये हटेगा -11 -7 पर 33 प्लस 3 के लिए ये हटेगा -44 -2। जितनी बड़ी बड़ी संख्या आएंगी उतनी कैलकुलेशन बढ़ेगी, ये तो कन्फर्म है। प्रसार किसी के सापेक्ष कर सकते हो, माइनस के 22 होगा, माइनस के 18 का बना -7 से प्लस आएगा, 7 × 2 56 7 × 7 और 5 12, ठीक है ना। माइनस के 35 और माइनस के 11, माइनस के 46 प्लस के 46 हो गए, 44 और 14 कितने हो गए 58 में 3 का गुणा कर दो, 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15 2 17 माइनस 126 और 46 172 हो गए। अरे 6 और 6 बात सही है, माइनस के 173 कितना आया, माइनस वही था। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप तो R1 में केवल R2 को जोड़ लो, घर पे करना ये काम। C2 में C3 को घटा दो, R1 में R3 को R2 को भी जोड़ दो, R3 को भी जोड़ दो, या 1 1 हो गया समझ लो। ये सारे कार्य कर करके देखना होमवर्क में, हर बार उत्तर -2 देगा ये, ठीक है ना। करके देखना तो कोई भी संक्रिया लगा डालना, मतलब संक्रिया क्या कि किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ में, ठीक है ना, कोई सी पंक्ति अथवा कोई सा स्तंभ पकड़ लो, उसमें किसी अन्य
पंक्ति को मतलब उसके अलावा कोई दूसरी पंक्ति अथवा स्तंभ को किसी संख्या से गुणा करके जोड़ दो या घटा दो, सारणिक क्रमण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट गुणधर्म है छठा वाला, इसी पर ही सवाल होंगे हमारे सारे। तो अगले लेक्चर नंबर 5 में इन्हीं गुणधर्मों पर आधारित प्रश्नावली 4.2 में आपको कराऊंगा और आपकी समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इसकी पहली 3 लेक्चर जरूर देख लेना, आपकी समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।